नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओके इंडिया में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। वैसे तो देश में आए दिन नेताओं के विवादित बयान आते हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बन जाते हैं, लेकिन इस बार दो नेताओं ने महिलाओं को लेकर ऐसे शर्मनाक बयान दिए हैं जो महिलाओं के प्रति नेताओं की बीमार सोच को दिखाता है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का स्टार कैंपेनर माना जा रहा है। इस गठबंधन को बनाने में उनकी भूमिका भी अहम रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार ने प्रियंका गांधी के बारे में शर्मनाक बयान दिया है, तो दूसरी तरफ जेडीयू नेता शरद यादव की नजर में बेटी की इज्जत से वोट की इज्जत कहीं ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। देश की मोदी सरकार नारे दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन नारों में, इन दावों में और इन इरादों में कितना दम है, इसका अंदाजा बीजेपी सांसद विनय कटियार के एक फूहड़ बयान से लगाया जा सकता है। कटियार की नजरों में औरतें जनता को लुभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत पीस हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम अगर गलत कह रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कटियार ने क्या बोला है। दरअसल कटियार ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान की बेटी पर ऐसा तंज कसा है जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाए। कटियार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि प्रियंका सुंदर महिला हैं, अच्छा है वे प्रचार करें, बहुत दिनों से निकली नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा सुंदर महिलाएं तो बीजेपी में हैं जिन्हें हम लगा देंगे। कटियार ने आगे कहा कि जितना प्रियंका को खूबसूरत बताया जाता है वो उतनी खूबसूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी है, जो जहां जाती हैं वहां भीड़ लग जाती है, वो उनसे कहीं ज्यादा भाषण देती हैं। अब कटियार ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया तो प्रियंका ने भी कटियार समेत बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रियंका ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सही कहती है, उनके पास ज्यादा सुंदर उम्मीदवार हैं। अगर वो मेरी उन मजबूत, बहादुर और सुंदर साथियों जिन्होंने बड़ी मुश्किल को पार करके ये मुकाम पाया है, उनमें सिर्फ यही देखते हैं तो मुझे इस पर हंसी आती है। उन्होंने देश की आधी आबादी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को उजागर कर दिया है। वहीं कटियार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद तिवारी ने भी मोर्चा खोल दिया। तिवारी ने कहा कि विनय कटियार जैसे लोग बनते राम के पुजारी हैं, लेकिन भाषा रावण की बोलते हैं। ऐसे लोगों को पागलखाने भेज देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही हैं, और भी पार्टियों में इस तरह के नेता हैं। बात करते हैं जेडीयू नेता शरद यादव की। ये तो कटियार से 2 कदम आगे निकल गए। शरद यादव को लगता है कि बेटी की इज्जत से कहीं ज्यादा वोट की इज्जत है। हर तरह का सपना, जिन लोगों ने सपना देखा था उनके नाम पर हम लोग यहाँ इकट्ठा है, वो सपना कैसे पूरा हो, कैसे ठीक हो। ठीक होने में ये जो बैलेट पेपर है, याद रखो, इसके बारे में सब जगह बड़े पैमाने पर समझाने की बता देंगे। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी, और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा हो गया। फिलहाल इन बयानों से नेताओं की मानसिकता तो देश की जनता के सामने आ रही है, लेकिन अब इस तरह के बयानों से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
क्या ऐसे बयानों से राजनीति का स्तर नहीं गिरेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे विवादित नेताओं को बैठने का अधिकार है? क्या इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए? और क्या इस तरह के बयान से समाज में बुरा असर नहीं पड़ता? ये ऐसे सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में इस वक्त पल रहे होंगे। राकेश चौधरी, ओके इंडिया। तो सवाल आपके सामने खड़े हैं कि क्या हुआ है देश के नेताओं को जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं महिलाओं को लेके। जिस सम्मान की उम्मीद की जाती है कि नेताओं को समझना चाहिए कि महिलाएं हैं, उनको राजनीति के स्तर पर इतना ज्यादा गिराया ना जाए कि इस तरीके की बयानबाजी करने की जरूरत आ पड़े। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदीप चौधरी जी हैं, अंशु अवस्थी हैं, नेता कांग्रेस लखनऊ से जुड़ी हैं हमारे साथ। इसके अलावा सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद रहमान जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नेता हैं लखनऊ से समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले पूरी रिपोर्ट आपने देख ली, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी रिएक्शन दे दें कि इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है आप इसको किस तरह से देखते हैं। अपनी पार्टी को तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ही, एक निजी व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी संदीप चौधरी जी, किस तरह से देखते हैं आप इस तरीके की बयानबाजी को? रंजना जी, कोई भी बयानबाजी महिलाओं को लेके होती है तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। महिलाओं का हमारे देश में बहुत सम्मान है। देश की हर बेटी, माँ बहन सब हम देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि हैं। हम सब माताओं बहनों का सम्मान करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, बहनों को लेके या किसी भी इस तरीके से महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी स्टेटमेंट उनकी ड्रेस को लेके या किसी चीज़ को लेके नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है इस पर? क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला है, पूरी की पूरी रिपोर्ट है, वो आपने देख लिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है मेरे लिए। क्या कहती है कांग्रेस इसको लेकर? रंजना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं को लेकर विगत पिछले 4 वर्षों से टिप्पणी करते आ रहे हैं, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। क्या बताया जाए? ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने वाले लोग रावण जैसी भाषा बोलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इस पे कांग्रेस नहीं, पूरा समाज शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है कि नेताओं के पास, जिनकी सरकार है केंद्र में, उनके पास कुछ बचा नहीं है और मुद्दों से भटकाने के लिए वो इस तरीके के विवादित बयान कुछ अपने विवादित नेताओं के मुंह से दिलवाते रहते हैं। जी, क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की? आपकी सरकार है, आप काम करिए, आप विकास करिए, किसने रोका है आपको? बिल्कुल। तो आप क्या जरूरत महिलाओं पड़ी को इस सिर्फ तरीके की सुंदरता से बयानबाजी? उनका मानक सैयद नापते रहमान जी, हैं, आंकते हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। शर्म आनी चाहिए। विनय कटियार जी, विनय कटियार जैसे बेशर्म नेता, मैं तो कहता हूं कि ये कांग्रेस नहीं, पूरा समाज शर्मसार है और पूरा महिला समाज शर्मसार है, पूरा जितना भी समाज शर्मसार है। उत्तर प्रदेश के लोग 2017 में इसका इनको जवाब देंगे कि ये आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, सैयद रहमान जी सुंदर है इसकी बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। नहीं करते आप, उलूल जुलूल बातें करते बेशर्म लोग। ठीक है अंशु अवस्थी जी। सैयद रहमान जी, ये आपके रिएक्शन क्या है? भाजपा की फूहड़ मानसिकता का एक नमूना है। जी, भाजपा की फूहड़ मानसिकता का एक नमूना है जो विनय कटियार ने कहा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राम मंदिर के आंदोलन से, या यूं कह लीजिए कि बाबरी मस्जिद के शहादत से विनय कटियार सुर्खियों में आए। उसके बाद उनको काफी बढ़ा चढ़ा करके विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने पेश किया। आज की तारीख में उनको मीडिया की लाइमलाइट नहीं मिल रही।
मीडिया उनसे कुछ पूछ नहीं रहा, तो वो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, इस तरह के गंदे और निर्लज बयान दे रहे हैं जिसमें उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी चौधरी जी कह रहे थे कि भाजपा महिलाओं का सम्मान करती है, तो आपके बड़े नेता तो सम्मान कर नहीं रहे। ये सारे सवाल उठेंगे आज बीजेपी के क्या सम्मान तरफ। करती है, क्या खास सम्मान करती है? भाजपा अगर सम्मान करती होती रंजना जी, भाजपा अगर सम्मान करती होती रंजना जी, तो अगले घंटे में विनय कटियार पे कार्रवाई हो गई होती। पूछेंगे कार्रवाई ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, पूरा देश देख रहा है इस बात को। ठीक है, मुझे बहुत दुख है जिस परिवार ने इस देश को आजाद कराने से लेकर अपनी शहादतें दी, आपने सिर्फ सुंदरता से जोड़ दिया बेशर्मो। बिल्कुल, मुद्दों पे बात करने की जरूरत थी यहाँ पर। सुरेंद्र स्वामी जी, पूरी चर्चा को आगे बढ़ाए, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो चुनावी दौर में इस तरीके की बयानबाजी को एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो भी बयानबाजी इस तरह की होती है उसको कोई भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। चाहे वो आज विनय कटियार के बयान को लेकर के हो, चाहे वो शरद यादव के बयान को लेकर के हो, क्योंकि वो आज के रेफरेंस में है, ताज़ा है, या उससे पहले जो भी नेताओं ने बयानबाजी की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी दल से हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दल से ये बयानबाजी होती है, सभी दलों से होती है। बिल्कुल, इस तरीके की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन ये बयानबाजी की इतनी जरूरत क्या आ पड़ी है? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि इस तरीके की बयानबाजी के बिना आप लाइमलाइट में नहीं आ पाएंगे? इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं। तो नेताओं के बिगड़े बोल, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो किसको अब जनता सही माने? कौन से ऐसे स्लोगन्स हैं जो आपकी मानसिकता को दर्शाता है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। संदीप चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर है। सबसे पहले उन्हीं से सवाल, क्या हो गया है सर? चुनावी मुद्दे हैं इतने सारे, आप उन चुनावी मुद्दों को छोड़कर प्रियंका गांधी पर किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? ठीक है, आपके विरोधी हम समझ रहे हैं, लेकिन विरोध जताने का भी एक स्तर होता है। किस स्तर तक नीचे गिर के बयानबाजी करेंगे अब आपकी पार्टी के नेता? रंजना जी, टॉपिक आज का आपका बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि ये बेटी का इशू आप लेके आए हैं। और जैसे कांग्रेस के नेता अंशु जी ने बात उठाई, बड़ी खुशी की बात है कि इन्हें आज बेटी की चिंता हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जायसवाल जी का बयान इनको याद है क्या? इन्होंने, जायसवाल जी ने कहा था, कहाँ चले गए अंशु जी? जायसवाल जी ने कहा था कि जब बीवी पुरानी हो जाती है तो क्या होता है। मैं अपने बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते में वो वर्ड अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में इनको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस के नेता के बेटे देश की बेटियों को तंदूर में जला रहे थे, जब सोनिया गांधी कहाँ थी, जब राहुल गांधी कहाँ था, जब अंशु जी आप कहाँ थे? आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री देश की मुस्लिम बेटी को तड़पा तड़पा कर मार रहे थे, जो चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन सकता है एक लड़की के लिए, अपने परिवार को छोड़ सकता है, वो किसी महिला के लिए देश और प्रदेश को भी बेच सकता है, उस टाइम राहुल गांधी कहाँ थे? उस टाइम सोनिया गांधी कहाँ थी? उस टाइम आप कहाँ थे? जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जो दूसरी शादियां करते हैं, उनका बेटा कानून का सहारा लेकर ये चीज प्रूव करता है कि मैं इनका बेटा हूं, जब समाजवादी पार्टी कहाँ थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है, जब कांग्रेसी मंत्रियों की वजह से देश की बहुत सफलतम बेटी जो एयरलाइंस में काम करती थी, जब वो आत्महत्या कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग उस टाइम कहाँ थे? क्यों इनको शर्म नहीं आती? आज किस मुंह से ये टीवी चैनल पर बैठकर देश के सामने बोलते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, मोदी जी ने देश के लिए सबसे पहले अगर कोई काम किया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किया। और रंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे प्रदेश को और देश को बताना चाहता हूं, मोदी जी को कुर्सी का शौक नहीं था, प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं था, देश की कुछ पीड़ाएं थी, माताओं बहनों की कुछ पीड़ाएं थी। जब सुखराम जैसे कांग्रेसी मंत्री की वीडियो लोगों के फोन में वायरल हो रही थी, जब देश की बेटियां आत्महत्या कर रही थी, जब
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता 80-80, 90-90 साल की उम्र में शादियां कर रहे थे, जिन सब की एक सोच थी किसी की बेटी लाओ, हमारी हवस मिटाओ। तब देश मोदी जी को लेकर आया और मोदी जी लेकर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तुम बात करते हो, तुम बोलने लायक नहीं हो। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बहुत अच्छा यहाँ स्लोगन दिया हुआ है। मैं सबसे चाहूंगी कि आप पहले एक एक करके अपनी बात रखेंगे और शांति से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानती हूँ ये मुद्दा जो है वो ऐसा है कि अपने आप में ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन बावजूद इसके इस चर्चा में कुछ हल निकले, कुछ समाधान निकले, इसलिए आपकी थोड़ी सी एक एक करके अपनी बात करेंगे। पहले मैं संदीप जी से मेरे बहुत सारे सवाल है। संदीप जी, आपने सबके बयान गिनवा दिए, किसने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान याद है आपको, जब वो कह रहे थे कि एक बयान तो उससे पूरा बवाल मच गया कि राज्य में कोई भी कुंवारा नहीं बचेगा, बिहार से लड़कियां लाके शादी करवा देंगे हरियाणा के कुंवारों की। ये बयान याद है आपको? गिरिराज सिंह का बयान याद है आपको? दूसरों के ऊपर बयानबाजी करना, आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब इस तरीके की बयानबाजी हो रही थी? आपके पास रिकॉर्ड है, जो बात कह रहा हूँ तथ्य पर आधारित है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, अगर मेरी बात को कहीं भी झूठ बता दे तो मैं। जब आपकी पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, देखिए आज भी आप ही की पार्टी के नेता की तरफ से बयानबाजी आई है, और जो मैं आपको रिकॉर्ड उठा के दिखा रही हूँ, जहां ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है, गिरिराज सिंह का बयान है, पूरी फेहरिस्त है मेरे पास वो सारे बयान है जिसमें कहा जाता था कि महिलाएं, हिंदू महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये सारे बयानबाजी आप ही की पार्टी के नेताओं के हैं। उस वक्त कहाँ थे जब महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कही जाती है, जब महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाए जाते हैं और सबसे ज्यादा सवाल आप ही की पार्टी के नेता उठाते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? देखिए रंजना जी, महिलाओं की जो पहनावे की बात आती है या फ्रीडम की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह महिलाओं को फ्रीडम दी है, पूरी तरीके से आज़ादी है, और इस पक्ष में मोदी सरकार काम कर रही है कि मेरे देश की महिलाएं पुरुषों के बराबर दिन रात चलें, दिन रात काम करें, उनको पूरी आजादी, उनको पूरी हिंदू महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करे, ये कहना था साक्षी महाराज का। ये बात जवाब दीजिए आप। ये बात रंजना जी साक्षी महाराज ने कही थी, मेरठ एक कार्यक्रम में कही थी। एक तो वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, दूसरे वो इस चीज के लिए अपनी सफाई दे चुके हैं। उनकी बात को जिस तरीके से समझा, उनकी बात को जिस तरीके से समझा, उनकी बात को जिस तरीके से समझा गया, उन्होंने उसकी सफाई दी है, वो वैसे नहीं थी, सही डायरेक्शन में कही गई बात थी। इसी को डैमेज कंट्रोल कहते हैं। दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप एक बार अगर पढ़ के आए होते कि आपकी पार्टी के नेताओं के कैसे बयान है महिलाओं के ऊपर, तो शायद आप इतने सवाल नहीं उठा पाते। अंशु अवस्थी जी, ठीक है, बीजेपी की बीमार मानसिकता आपने बता दी, फूहड़ बयानबाजी आपने बता दी। शीला दीक्षित का एक बयान है मेरे पास, आपकी पार्टी की बड़ी नेता हैं, जिन्हें पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर आप उत्तर प्रदेश भी लेकर आए थे, मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी उन्हें घोषित कर दिया था, बाद में नाम वापस ले लिया। उनका एक बयान था कि महिलाओं को ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि आपकी पार्टी के नेता जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो आप किस मुंह से दूसरी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं? देखिए रंजना जी, शीला दीक्षित जी हमारी पार्टी की नेता हैं, उसके अलावा वो एक महिला भी है। मुझे लगता है कि एक महिला जो प्रबुद्ध है और उम्र दराज है, अगर उन्होंने कोई अपना अनुभव दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रकाश जायसवाल जी के बारे में बताइए, एक महिला पे लगातार महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान देते रहे, ये कितना निराशाजनक है। क्या दोहरी मानसिकता को नहीं दर्शाता है? साक्षी महाराज ने मेरठ में एक बयान दिया और उसके बाद माफी मांग ली, बहुत अच्छे। आपकी भी दोहरी आप कोई भी अपराध कर दीजिए, उसके बाद आप माफी मांग लीजिए, आप इन लोगों से अलग हैं। बहुत अच्छा। आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं कि आप इनसे अलग हैं? आपकी भी एक मानसिकता, आप भी इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं, आपकी पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जशोदाबेन इस जीवन में माफ नहीं करेंगी, समझ लीजिए। जिस तरीके का महिलाओं पे अत्याचार, आपत्तिजनक बयान, एक सवाल उठा रहे हैं, 24 दिन का सवाल सुन लीजिए, जल्दी से कहिए। श्री अंशु अवस्थी जी, मैं जानना चाहता हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल का बयान आपको याद है, क्या कहा था उन्होंने? एक बार रिपीट करेंगे आप? अंशु अवस्थी जी, श्री प्रकाश जायसवाल का बयान एक बार रिपीट कर सकते हैं? क्या बोला उन्होंने महिलाओं के लिए? मान्यता
अंशु जी, मुझे श्री प्रकाश जायसवाल के बयान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए स्त्री शक्ति है और जिसने शक्ति को छेड़ा उसका आप विनाश किसी पार्टी हुआ के है। नेता हैं? और आपके यहाँ जितने भी आप महिला कैसे ऐसे पल्ला झाड़ लेंगे कि आपको मतलब नहीं है? प्रियंका जी देख लेना, आप डर रहे हैं। अंशु जी, आप श्री प्रकाश जायसवाल जी को भूल सकते हैं, लेडी माउंटबेटन के बारे में कुछ याद है आपको? मैं डिबेट में आया हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया हूँ। चलिए डिबेट आगे बढ़ा लेते हैं। आप मैं आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया हूँ, लेकिन आप आज से आगे का बढ़ाओ ना। सैयद मजदूर हसन साहब, कि 60 साल सैयद मजदूर हसन साहब करूंगा, तो आप आज से बताओ ना कि नरेंद्र मोदी ने उस पर क्या कार्रवाई की। पूछेंगे इनसे क्या कार्रवाई की, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूछेंगे क्या कार्रवाई की। लेकिन आपसे भी पूछूंगी, जब आपकी पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? इसीलिए मुझे सैयद मजदूर हसन साहब, रंजना जी एक सेकंड रुक जाइए सर, आगे भी लोगों से जवाब देने दीजिए मुझे। हसन साहब, आप सुन पा रहे हैं? रुक जाइए अंशु जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर ले लीजिएगा जी। रंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे चुनिए। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पे शर्मखेद जताया? क्या कोई कार्रवाई की? क्या गिरिराज सिंह पे कोई कार्रवाई की? आप कह रहे हो कि देश में विकास 2.5 साल पहले शुरू हुआ है ना, देश को प्रशासक 2.5 साल पहले मिला है ना, उससे पहले प्रशासक नहीं थे। आप ये कहते हो ना संदीप जी, अंशु जी, बीजेपी ये कहती है ना। अंशु जी मुझे बताइए, 1984 के सिख दंगों के लिए राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने माफी मांगी। जो लड़कियां तंदूर में जला दी गई कांग्रेस नेताओं ने, उसमें राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने माफी मांगी। हसन साहब, अभी जब मैंने आपका रिएक्शन लिया तो आप दंगों पे मत जाइए, रुक जाइए। आप लोगों को कत्लेआम कर दे, मार सर, आप दे, नहीं डिरेल मत जाइए। कीजिए, मुद्दे पर रहिए, डिरेल मत कीजिए चर्चा को। रुक जाइए एक सेकेंड, आऊंगी दोबारा आपके पास। हसन साहब, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की खुलकर आलोचना करी है कि पार्टी की मानसिकता बीमार है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं देते, आपने बयानबाजी कर दी। अब मैं आपको आप ही की पार्टी के सुप्रीमो का एक बयान सुनाती हूँ। जब कहा था यहाँ पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में ही कहा गया था और किसी और ने नहीं, उन्हीं के पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है, लड़की बयान देती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया, इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बलात्कार के लिए फांसी की सजा अनुचित है, लड़कों से गलती हो जाती है। कैसे डिफेंड करेंगे इतने शर्मनाक बयान को? आप दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप के बारे में देखिए। सुन पा रहे हैं हसन साहब? नेताजी ने ये बयान मुरादाबाद में दिया था। मैं मुरादाबाद से, जी मैं सुन रहा हूँ जी। मुरादाबाद में उन्होंने बयान दिया था, लोकसभा चुनाव की एक रैली में ये बयान दिया था। उनका जो कहने का मकसद था, उन्होंने अगर लड़कों को बेचारा कह दिया, किसी अपराधी, उनके इतना करुणा है उनके दिल के अंदर, अगर वो किसी को बेचारा कह देते हैं तो आप लोग उसे तूल दे देते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बेचारे लड़कों को फांसी हो जाती है, इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा था कि साहब उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। चलिए बयान दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ आपको। फांसी जो है, बयान दोबारा सुनिए और एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। बयान दोबारा सुनिए। ये जो आप डिफेंड कर रहे हैं ना कि लड़कों को बेचारा कह दिया इसलिए तूल दे दिया, इसलिए तूल नहीं दिया, एक बार बयान दोबारा सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ, फिर दोबारा सवाल पूछूंगी आपसे। जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है और लड़की बयान देती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया, इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी सुना दी जाती है और लड़के से गलती हो जाती है, यानी कि वो मान रहे हैं बलात्कार को, वो एक गलती मान रहे हैं, जो घिनौना अपराध है उसे गलती मानते हैं और उसके बाद डिफेंड ये कर रहे हैं कि बेचारे लड़के, वो बेचारे लड़के नहीं है, वो लोग हैं जो दोषी हैं जिन्होंने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। रंजना जी ये बयान मुझे मालूम है, ये बयान कहाँ दिया गया था, मैं आपको यही बता रहा हूँ। मुरादाबाद के अंदर ये बयान दिया था, मेरा ताल्लुक मुरादाबाद से है, मेरी आंख के सामने उन्होंने ये भाषण दिया था, उसमें ये बात कही थी और उन्होंने ये टिप्पणी उस चीज पे कही थी जो गांव देहात के अंदर जो गलत तरीके से बलात्कार के मुकदमे लिखवाए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया था। हसन साहब कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बलात्कार के जो मामले सामने आ रहे हैं कौन सा सच्चा है? महाराष्ट्र के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जवाब सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए। महाराष्ट्र के अंदर वो इंसिडेंट हुआ था, महाराष्ट्र में कुछ
2 या 4 मुसलमान लड़कों को गलत तरीके से बलात्कार का आरोपी बना करके जेल में डाल दिया गया था। पुलिस यहाँ ने हिंदू मुसलमान शुरू मत कीजिए आप। उसके बाद नेताजी ने यह बयान दिया था। आरोपी और दोषी होता है, उसको लेकर हिंदू मुसलमान शुरू मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ मुसलमान लड़कों को आप फिर आ गए अपने एजेंडे पर वापस। आरोपी को जान से मारेंगी। आप फिर आ गए एजेंडे पर वापस। सिद्ध हो गया, पुलिस ने उसे मारा था, पुलिस को कुछ नहीं किया गया महाराष्ट्र में। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, ये विडंबना है हसन साहब, ये और कुछ भी नहीं है। रंजना ये जी, सिर्फ विडंबना है। अनुरोध मैं है एक सेकंड रुकिए, आपकी सरकार जो है वो प्रदेश में है। एक सेकंड रुकिए हसन साहब, आपकी सरकार प्रदेश में है, जहां मैं आपसे जिम्मेदारी भरे बयानों की उम्मीद यहाँ लगाए बैठी हूँ, तब आपसे सवाल कर रही हूँ। ऐसे में आप मुझे ये बोल रहे हैं कि वो आरोपी है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। देखिए मैं आपसे, आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, बयान को तोड़ मरोड़ के आप उसके पीछे की पृष्ठभूमि भी तो देखिए कि उन्होंने किस बात के ऊपर, किस इंसिडेंट के ऊपर ये बात कही। ये अच्छा है, आपकी पार्टी के नेता का बयान आ गया तो पृष्ठभूमि देखने लगे आप। ये अच्छा है, आपकी पार्टी के नेता का बयान आया तो आप पूरी पृष्ठभूमि उठा के देखने लगे। तो मैंने देखिए, बलात्कार पे बयान देना और किसी महिला की सुंदरता पे टिप्पणी करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये कहूँ कि साहब मुझे मतलब बलात्कार पे बयानबाजी कर देना ठीक है, और महिलाओं के ऊपर जो बयानबाजी दूसरी पार्टियां करती है वो गलत है। आप करें तो ठीक, दूसरे करें तो गलत, ये कह रहे हैं आप? महिलाओं के ऊपर टिप्पणी नहीं थी, वो बलात्कार के ऊपर टिप्पणी थी। आप महिलाओं को बलात्कार से क्यों जोड़ रही हैं? रंजना जी, वो एक अपराध है और महिला एक समाज का हिस्सा है। रंजना जी बोलिए अंशु अवस्थी जी, क्या ये बताएंगी कि ये क्या हमारे भाजपा के नेता से आप, क्या भाजपा के नेता से हमारी ये आप पूछेंगी कि क्या कार्रवाई हुई विनय कटियार? बिल्कुल पूछूंगी। मैं सिर्फ इतना यहाँ पर साफ करना चाहती हूँ तस्वीरों को, गिरिराज सिंह पे। मैं बिल्कुल ये सारे सवाल जो है क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पे खेद जताया? खेद नहीं, हमें पूरा सबसे आवश्यक ये है। खेद तो ये हर क्या बार बयान भारतीय देके जनता जता चुके पार्टी होते हैं, की इस बात को हम कार्रवाई की मांग चरित्र करेंगे। नहीं? लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ पर साफ करना चाहती हूँ कि सारी पार्टी के नेता, सभी राजनीतिक दलों के नेता सामने आते हैं, ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं और उसके बाद खुद को डिफेंड करते रह जाते हैं। ये वजह थी, ये वजह थी, कारण ये थे, वजह वो थी। इस बयान को दिए हुए 5 घंटे के ऊपर हो गया, क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा पूछ लेते हैं, बताइए संदीप जी क्या कार्रवाई? कांग्रेस नेता और समाजवादी नेता अपने सैयद हसन जी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, आप सुनिए, बताइए कि आप पहले सुन लीजिए, रंजना जी आप शांति से सुनिए, आप पहले सुनने की आदत डालिए। किसी ने अपराध किया है तो आप भी करोगे? बिल्कुल, सवाल का जवाब दे रही हूँ। अंशु जी, राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट सुन लीजिए एक बार, उन्हें भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का, उसमें क्या हुआ? ठीक है, जवाब ले लूं अब मैं, जवाब ले लूं एक बार। देखा लिया ना कि आप समाज सुधारक हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। 60 सालों से ऐसे ही चला आ रहा था बिना प्रशासन के, अब आप ही प्रशासन चलाएंगे, पूरा देश आप प्रशासन का बहुत डंका बजाते हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए अंशु अवस्थी जी, क्या कार्रवाई? अपनी बात कहिए संदीप जी, अपनी बात कहिए संदीप जी। हमारे कांग्रेसी नेता सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और मैं आपको बता दूं अंशु जी, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। आपके कारनामे, आपके काम सारा देश, सारे प्रदेश, 125 करोड़ हिंदुस्तानी देख चुके हैं। और जैसे मेरे सपा के साथी बोल रहे थे महिलाओं के बारे में, मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये लोग समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए, मेरे देश की बेटियों के लिए क्या सोच है? जिस तरीके से इनके जो सपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने शादी होते हुए, बीवी घर में होते हुए दूसरी शादी कर ली, दूसरा बेटा हो गया और उसको छुपा के रखा। जिस तरीके से ये 2 बीवियां रखने के लिए शौकीन हैं, क्या इस तरीके से ये चाहेंगे इनकी बेटी कोई 2 हस्बैंड रख सकती है? क्या आप इजाजत दे सकते हो क्या? देखिए ऐसा है चौधरी साहब, इसको मैं क्या समझूं? महिलाओं का सम्मान समझूं इस चीज को?
मुद्दे इस पे चीज को आप महिलाओं का सम्मान समझते हैं? आप बोलने लायक हैं? आपके सपा सुप्रीमो बोलने लायक है क्या? आप महिलाओं की बात करेंगे यहाँ बैठकर? और रही बात हमारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस पवित्र भारत भूमि को भी भारत माता कहती है। हम भारत माता की पूजा करते हैं। हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं। यही बात है कि आप बात तो गंगा की करते हैं, बात राम की करते हैं, लेकिन उसके साथ ही अपनी पार्टी की बयानबाजी आप नहीं देखते। काश आप वो भी देख लेते तो शायद ये चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आपकी पार्टी के किसी नेता ने महिलाओं के खिलाफ ऐसे बयान दिए हों। फेरिस्त बहुत लंबी, आप जवाब देते देते थक जाएंगे। सुरेंद्र स्वामी जी उसके बाद एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। के साथ काम किया, आरएसएस के प्रचारक रहे। उसके बाद सही है जतिन साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। जिस तरीके से सपा सुप्रीमो दो बीवी रख सकते हैं, महिलाओं का इस तरीके से सम्मान करेंगे, कल तीसरी भी ला सकते हैं। क्या बेटियों को भी तुम कहोगे? किया तो किसने किया? जवाब दीजिए इसका मुझे। आप मुझे मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना। आप बेटियों की बात करते हैं, गोधरा के अंदर आपने माओ के पेट चीज करके बच्चे निकाले हैं और परमाओं के ऊपर उन बच्चों को बचाया है। आप बेटियों की बात करते हैं। आपको गोधरा का पता है? गोधरा क्या हुआ था? उसमें ट्रेन जला दी गई। मत जाइए, डेल मत कीजिए इस मंच पर। मेरे पास आप मुद्दे पर है ही नहीं। अगर आप मुद्दे पर होते, आप उस मुद्दे को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए आप ले नहीं रहे हैं। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ जाएगा। आप मत जाइए गोधरा पर। जिस मुद्दे पर हम बात करें उस पर बात कीजिए आप। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी संदीप जी, जो मुद्दा है बेहद गंभीर मुद्दा है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको सुन रही है, अपनी पार्टी को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पूरे संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील बहस होनी चाहिए, सही तर्क निकल के सामने आने चाहिए। डिरेल मत कीजिए पूरे मुद्दे को। सुरेंद्र स्वामी जी यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। अंशु जी दोबारा आ रही हूँ आपके पास। इस पूरे मामले में जेडीयू के भी नेता का बयान आया है और वो बयान आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बेटियों की तुलना वोटों से की है। बेटियों की इज्जत से बढ़कर वोट की इज्जत है। राजनीति का स्तर ये गिरता जा रहा है कि अब तुलना होने लगी है, और वो तुलना जिस तरह से होने लगी है, सिर्फ एक चीज निकल के सामने आई है कि महिलाओं को अब एक कमोडिटी समझा जाने लगा है बाजार में, सिर्फ और सिर्फ बाजारीकरण के लिए। किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, मैंने आपको पहले ही मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि जो भी ये नेता लोग इस तरह के बयान देते हैं और बाद में उसकी सफाई देते हैं, उसका संदर्भ बताते हैं, उसको अपने अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। एक बात जो सोचने की है वो ये है, पहले तो मैं ये बता दूं कि राजनीति में और वोटों की राजनीति में इन चर्चाओं का, इन कहने सुनने का कोई असर नहीं होता है। ये खाली एक सुर्खियां हैं और एक समाज की मानसिकता जो बनती जा रही है उसको सामने लाने का आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इससे राजनीति में कोई असर नहीं पड़ता है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी में कानून में ही कोई जुर्म करके सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो पार्टियों से आप कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ये सब हमाम में नंगे हैं। अगर आप यही डिस्कशन करेंगे तो जैसे ये नेहरू जी तक पहुंच गए, वो लेके मोदी जी तक पहुंच जाएंगे, सब पहुंचते रहेंगे, उसका कोई पर्पस नहीं है। मुख्य बात यह है जो जानने की है और समझने की है इन नेताओं के लिए, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो विनय कटियार हों, चाहे वो मुलायम सिंह हों, चाहे वो अबू आजमी हों, चाहे वो आपके दिग्विजय सिंह हों, चाहे वो संजय, मतलब ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। समझने की बात यह है कि आप इस समाज में के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लीडर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो आपके हर जुबान को देखते हैं कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, वो उनको पकड़ते हैं, वो उनको समझते हैं। और आप ये मत समझिए कि भाई जो आप कह रहे हैं आपके लोग हाँ वाह वाह ताली बजा रहे हैं, आपके विरोधी भी हैं, जो आपके विरोधी हैं ये उसको दूसरे ढंग से ले रहे हैं। तो इसमें आप एक तो समाज का माहौल गंदा कर रहे हैं, आप समाज में विद्वेषता पैदा कर रहे हैं, द्वेष ला रहे हैं, आप समाज को इस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में ही कार्यकर्ता समाज के लोग एक दूसरे से भिड़ जाएं। तो ये आपको सोचना है कि अगर आप साधारण आदमी होते, आप सड़क पे चाय पीने वाले आदमी होते, वहां गाली देते, लोग देते हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं भी इस लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बहुत जुड़ा हुआ हूं, अंदर देखा है, बंद कमरों में यही बात होती है। ये जो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, संजय निरुपम कह रहे हैं, विनय कटियार कह रहे हैं, ये यही बात करते हैं। ये बंद कमरों की बात बंद कमरों तक ठीक है, आप जब जनता के सामने अपने आप को लाते हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, देश का कानून बनाते हैं, आप सरकार चलाएंगे,
तो ये इस तरह की बातें करते समय आपको सोचना चाहिए कि आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप अपनी पीढ़ी। अब आप एक्सप्लेन करिए, आज जेडीयू का जैसे आपने कहा बयानबाजी हुई, अरे वो ये भी कह सकते थे कि भाई जैसे बेटी की इज्जत खराब हो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही वोट बिकना भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने क्या कहा, अरे बेटी की इज्जत तो गांव में ही रह जाएगी और यहाँ तो देश बिक जाएगा। मतलब ये है कि उसकी तुलना करके आपने एक महिला की रेप की इज्जत लूटने की बात को एक गांव की घटना बना के छोड़ दिया और वोट बिकने को आपने इतना बड़ा बना दिया। अब आप जस्टिफाई करिए कि मेरा, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए दूसरा क्या है रंजना जी, इन नेताओं को यह भी समझना चाहिए और जितने प्रवक्ता आते हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि आप जो बोलते हैं वो ही संवाद नहीं है। संवाद पूरा होता है जब दूसरा आदमी सुन लेता है और सुन के उसका अर्थ निकालता है। अगर उसका अर्थ वो गलत निकाल रहा है तो आपका संवाद ठीक नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह पा रहे हैं, दूसरा आदमी वो सुन ही नहीं पा रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का, मैनेजमेंट का भी बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप मुंह खोलें तो आप ये समझ के बोलें कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वही बात दूसरा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और आप इन चर्चाओं को ले जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अंशु अवस्थी जी, आपने पूरी बात सुनी कि सुरेंद्र स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात जैसे इन्होंने कहा समझ आ गई होगी। दिग्विजय सिंह ने टंचमाल आपकी अपनी कार्यकर्ता को कहा था, आपने क्या एक्शन लिया? बिल्कुल। आपने संजय निरुपम ने क्या कहा स्मृति ईरानी के लिए, आपने उनको क्या बनाया? अब इस तरह की चर्चा हम नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं, और मैं मीडिया से भी ये चाहता हूँ, मैं रंजना जी मीडिया से भी ये चाहता हूँ कि ये नेता कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका राजनीति में वोट में फर्क नहीं पड़ता है, इनकी बयानबाजी की कोई वैल्यू नहीं है। शरद यादव पहले भी पार्लियामेंट में बोले थे, आपने देखा था कैसे हाथ हिला हिला के वो प्रदर्शन क्या कहना चाह रहे थे, भगवान ही मालिक है उस समय। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, फिर जीत के आएंगे, लोकसभा में हारेंगे, राज्यसभा में आएंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, एमएलसी बनेंगे। मेरा ये कहना है कम से कम मीडिया जो एक जिम्मेदार है और जिसमें इतनी महिलाएं हैं इस पत्रकारिता में और इस मीडिया के प्रोफेशन में, ऐसे नेताओं को कम से कम आप तो बहिष्कार कर दीजिए, आप तो उनको बुलाना छोड़ दीजिए, आप तो उनके बारे में बात करना बंद कर दीजिए, आप तो उनकी जो है बाइक लेना बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन सर फिर भी एक बार हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि कम से कम हम जनता के सामने ये तो लेकर आए कि आपके जनप्रतिनिधि क्या हैं और किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। आगे वोट करना ना करना ये जनता का फैसला है कि वो किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं। अंशु अवस्थी जी, पूरी चर्चा आपने सुनी। एक आपको याद होगा कि जब सौम्या विश्वनाथन की हत्या हुई थी, शीला दीक्षित का बयान मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तब भी शीला दीक्षित का बयान आया था कि लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। शर्मनाक नहीं लगता आपको ये बयान? हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जगह और अपनी खोखली व्यवस्था को बचाने के लिए आप लड़कियों पर पाबंदी लगाते हैं। रंजना जी, अब ठीक आपकी बात हो गई, मैं रख लूं जी। रंजना जी, वो एक दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, एक आपकी संरक्षक की एक माँ भी हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि लड़की को अकेले नहीं निकलना चाहिए, तो मुझे लगता है उन्होंने कहा देर रात में महिलाओं को अकेले नहीं निकलना चाहिए। क्या इसमें 1% गलत क्या है ये बताइए? अंशु अवस्थी, 1% गलत क्या है? पत्रकार होने के साथ साथ महिला भी हूँ और यहाँ से शिफ्ट अपनी खत्म करके अपनी नौकरी पूरी करके रात को निकलती हूँ, तो क्या मुझे नौकरी करने का अधिकार नहीं है? कैसी बयानबाजी कर रहे हैं आप यहाँ पर? अंशु अवस्थी, रंजना जी, ये सवाल उठाने के लिए मैं खुद यहाँ पर काम कर रही हूँ, कामकाजी महिला हूँ। आपने कह दिया ना, आपने आपत्ति कर दी ना। रंजना जी, आपने आपत्ति कर दी, अब मेरी बात जवाब तो हो जाए जी। रंजना जी, आप अपने घर से निकलती होंगी तो आपके भी माता पिता आप कहते होंगे, पेरेंट्स कहते होंगे कि आप देख के जाना या कोई भाई छोड़ देगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक ये बात भाव में कही, एक अपनेपन में वो बात कही। आखिर मीडिया उस बात को क्यों तोड़ मरोड़ के चलिए, कम से कम आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि बिना भाई के अब लड़कियां महफूज नहीं हैं। आपने ये तो स्वीकार कर ही लिया कि अब बिना भाइयों के लड़कियां महफूज नहीं है, लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। क्या लोग अगर मतलब मैं यहाँ जब नौकरी करने आऊँ तो अपने भाई को भी साथ लाऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अंशु अवस्थी जी, आप तो इस तरीके की बयानबाजी ये नहीं करना चाह रहा हूँ। क्या अपनेपन में अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने
अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कोई इस तरह की चर्चा कर दी, इसमें क्या बुराई है? मुझे अगर अपने अकाउंटेबिलिटी पद में चाहिए किसी यहाँ ने पर। आपके केयर में कुछ कह दिया और कुछ आपको टोक दिया, अंशु अवस्थी जी, यहाँ जवाबदेही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें। तो आप क्या आपत्ति है इसमें? आपको आपत्ति समझ नहीं आ रही, आप अकाउंटेबिलिटी क्या देंगे जनता को? जब आपको अकाउंटेबिलिटी ही समझ नहीं आ रही कि आपको अगर उन्होंने ये कहा, मैंने ये नहीं आपत्ति कहा, ये है कि क्या आप देर व्यवस्था रात को में दुरुस्त अकेले बनाइए, इस तरीके की निकलना, बयानबाजी मत कीजिए। आपत्ति ये है, महिलाओं पे पाबंदी लगाने की जगह आप माहौल में सुरक्षा व्यवस्था अरे मैडम, बढ़ाइए ना। व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुई है। आप देख रहे हैं हम कैसी व्यवस्था बहुत दुरुस्त दुरुस्त हुई है। हुई है, कांग्रेस ने व्यवस्था लेकिन दुरुस्त की कहीं होती न तो कहीं कांग्रेस एक मुक्त अपराध नहीं का होता आज प्रतिशत है। अब कांग्रेस मुक्त तो हो भी गया है। संदीप चौधरी जी, आप बहुत उतावले हो रहे हैं। एक सेकंड अंशु अवस्थी जी। मैं सुधी से पूछना चाहता हूँ, स्पेस में भी मेरे देश की बेटियां स्पेस में भी जा रही हैं। मेरे देश की क्या कर दिया आपने फाइटर, बेटियों के लिए? मेरी देश की बेटियां फाइटर भी हैं। अंशु आप कहाँ अवस्थी जी, उनके साथ में भाइयों को अंशु भेजेंगे? अवस्थी जी, अब आप बताइए, आप बहुत उतावले हैं जवाब देने के लिए। आपकी सरकार ने क्या कर दिया देश में बेटियों के लिए, ये बताइए आप। मुझे तो ये लगता है कि रंजना जी, डिरेल तो आप कर रही हैं डिबेट को। आप गलत, आप जवाब जब नहीं दे पाएंगे ना अंशु अवस्थी जी, तो आप ऐसे ही बोलेंगे। जा रहे हैं, आपने क्या कर दिया? आप जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे। ये डैमेज कंट्रोल, मुझे पता है आपकी पार्टी ने आपको ट्रेनिंग दी है ये करने की। संदीप चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं अंशु अवस्थी जी। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोलेपन के बारे में डिबेट शुरू की बिल्कुल थी कर और रहे कहाँ हैं। मैं पहुंचा खाली दिया ये आपने कहना डिबेट? चाह रही हूँ, सुनिए अवस्थी जी, सुनिए। हमें कांग्रेस ऐसी पार्टी है अवस्थी जी जिसने सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए। कांग्रेस मैं ऐसी उसी पार्टी बड़बोलेपन है पे बात कर रही हूँ, जिसने लेकिन मैं ये संसद कह रही हूँ में कि आप ये ना बोले कि आप बड़बोले नहीं है, आप ये बोले हम भी बड़बोले हैं। देने की बात की महिलाओं आप को। साफ साफ ना निकले। मैं ये नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं के ऊपर ही बयानबाजी जो कर रहे हैं ना ये, उसी पर चर्चा कर रही हूँ। लेकिन आप ये ना बोले कि आप ऐसी बयानबाजी नहीं करते, आप बोले कि आप भी ये बयानबाजी करते हैं, इसे एक्सेप्ट कीजिए आप। इंदिरा गांधी जी भारत में बस यही समस्या है, इंदिरा गांधी तक पहुंच गए आप। रुक जाइए संदीप विश्व चौधरी में जी, पहली प्रधानमंत्री अब थी आपकी इंदिरा सरकार है, गांधी आपने जी। क्या कर दिया ये बताइए। देखिए रंजना जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अगर उन्होंने देश में कुछ किया, पानीपत में उनकी पहली रैली थी, पहला प्रोग्राम था और वहां से उन्होंने स्टार्ट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आपको पता होगा हरियाणा में जो रेशियो कांग्रेस सरकार ने करके छोड़ा था बेटी और बेटों का, आज वो ग्रो कर चुका है। करीब 950 लड़कियां। इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है आपकी पार्टी में, मुझे ये समझाइए। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लेकर अभियान चला रहे हैं, तो इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं कि आप ही की पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं? आप आंकड़े मत दीजिए, फिगर्स मेरे पास पूरे हैं कि क्या है, अब महिलाओं की रेशियो क्या है, कितनी पढ़ गई कितनी लिख गई, ये फैक्ट्स मेरे पास हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी क्यों है आपकी पार्टी की, जब आप बात कर रहे हैं बेटियों को बढ़ाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ही की पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, क्यों उनके पहनावे पे उंगली उठाते हैं? और अब चुनावी बहार है तो प्रियंका गांधी से चुनावी मुद्दों पे बहस कीजिए ना, कहाँ सुंदरता पे आ गए आप? देखिए रंजना जी, मैं आपको बता दूं, मेरे देश की हर बेटी और हर बेटा बहुत सुंदर है। हम उनको क्या बताऊं, हम बेटियों में भगवान का रूप देखते हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात आती है बेटियों को पढ़ाने की या बेटों को पढ़ाने की, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, कभी भी किसी जाति पंथ की हम लोग बात नहीं करते, हमेशा पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। जो स्कीम लेके आ रहे हैं, जो काम लेके आ रहे हैं, होते हैं, ये आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी के बयान पे मैं नहीं जाना चाहता, पार्टी की विचारधारा को लेके मैं चलना चाहता हूँ। तो पार्टी की विचारधारा पे ही हम लोग काम करते हैं, मोदी जी से प्रभावित होकर इंस्पायर होकर हम लोग काम करते हैं। और आज मेरे देश की बेटी साक्षी मलिक जैसी बेटी हमारे प्रदेश से जाकर मेडल लेके आती है, दीपा मलिक जैसी बेटी आज गोल्ड मेडल लेके आती है, तो मेरे देश की बेटियां अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज एयरफोर्स में मेरे प्रदेश की बेटियां सिलेक्ट हो रही हैं, 3 बहनें एक साथ देश को सेवा दे रही हैं। प्रियंका गांधी से किसी तरीके का, जब आप महिलाओं को इतना प्रमोट कर ही रहे हैं, प्रियंका गांधी को आप बेटी नहीं मानते हैं देश की? देखिए प्रियंका गांधी, मैं बता दूं, प्रियंका गांधी देश की बेटी है, तो और हमारे लिए जैसे सारी बेटियां हैं, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके ऊपर ऐसी बयानबाजी क्यों, ये बताइए। मुझे लगता है रंजना जी, जो विनय कटियार जी का बयान आया है, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है, मैंने उनका बयान ठीक से अभी सुना नहीं है।
सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी बात सही हो रही है, बस जस्टिफाई कर रहे हैं। एक नहीं, बयान दे दीजिए और जस्टिफाई कर मैंने दीजिए। आपको यही कहा ना कि ये जिसको वहाँ अमेरिका में जब चुनाव हुआ था और जब ट्रंप के लिए बातें उठी थी, तो ये उनको कहा गया था कि ये लॉकर रूम, वो अंग्रेजों का एक टर्मिनोलॉजी है उन लोगों का, लॉकर रूम टॉक्स है। हमारे यहाँ ये बंद कमरे की बात है। जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री का तो हमें कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके एमएलए तक बंद कमरों में ये हंसी मजाक ठट्ठे चलते हैं, बातें होती है। हमारा सिर्फ ये ऐतराज है कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पूरे सांसद, कुल मिला के 750 सांसद हैं 1.25 करोड़ लोगों पे। लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे भाई, वो तो मजा आ गया शरद यादव ने बोल दिया, या मजा आ गया विनय कटियार ने बोल दिया, या अबू आजमी ने बोल दिया, या आपके निरुपम ने बोल दिया, या आपके जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बोल दिया। मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी अपने दोस्तों में बैठ के बात करें, बंद कमरे में जो आपकी लूज टॉक है आप कर लीजिए, अगर आपका मन नहीं भरता है। लेकिन जब आप पब्लिक फोरम पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको मुंह खोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम इस देश के कानून निर्माता हैं। लोग हमारी तरफ देखते हैं, हम लोगों का भविष्य बनाने जा रहे हैं चुनाव जीतकर, हम योजनाएं बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं? मजदूर हसन साहब, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आप मजदूर हसन साहब, आपकी पार्टी सरकार बनाने का दम भरती है, लेकिन आप अपनी ही पार्टी में देखिए, जब आपकी सरकार थी, प्रदेश की स्थिति देखिए कि महिलाओं के लिए क्या है, और बयानबाजी की बात करें तो आपकी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में। देखिए, ऐसा है रंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी पानीपत की बात हुई और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई। मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण के नाम पर भाजपा के गुंडों ने क्या किया, इसका जवाब दें चौधरी साहब, पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात ये, आप ये कहती हैं कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया, तो 1090 का जो नंबर है वो हमारी ही सरकार ने दिया, भाजपा की सरकार ने नहीं दिया। जो हेल्पलाइन है वो हमारी सरकार ने मुहैया कराई, डायल 100 की सुविधा हमारी सरकार ने दी। आप अभी बात कर रही थी दिल्ली के अंदर निर्भया कांड की, निर्भया कांड की आप बात कर रही थी। बहुत अफसोसजनक बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ। वो जहां भी है अच्छी जगह है, इस वक्त स्वर्ग में है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत अभी एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीजों की, संसाधनों की कमी है, हमारे पास पुलिस की कमी है, हमारे पास फोर्सेस की कमी है। तो उसको कानून व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए थोड़ा सा हमें भी संयम बरतना चाहिए, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते। अगर शीला दीक्षित जी ने या किसी और नेता ने एक इमोशनल तौर पर यह कह दिया कि बेटियों को रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं चाहूंगा मेरी बहन रात के 12 बजे के बाद घर जाए। मेरी भी 2 बहनें हैं, आपको ये बताना चाहता हूं, और मेरी बहनें भी बेचारा में पढ़ रही है, प्रोफेशनल स्टडीज में है। कहिए हसन साहब, अपनी बात कहिए, सवाल बहुत तो सारे हमें उठ रहे हैं इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, भारत के हालात के हिसाब से भी हमें काम करना होगा। तो चलिए, मतलब सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि जहां सवाल आप ही की सहयोगी दल पर उठे तो आप डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आ गए। दूसरी बात ये कि आपने बचाव कर लिया कि शीला दीक्षित को वो नहीं कहना चाहिए था या वो कहना चाहिए था। आज तो आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में ये बयान आया था तब आप भी आलोचना ही कर रहे थे। देखिए, यहां बचाव की बात नहीं है, यहां बचाव की या डिफेंड की बात नहीं की, यहां हमारी मानसिकता की बात है। यहां पर आपने अभी बात करी पानीपत की, आपने हरियाणा का जाट आरक्षण के नाम के ऊपर जो भाजपा के गुंडों ने वहां पर तांडव खेला, वहां पर चलती हुई गाड़ियों को रोक करके बलात्कार किए गए, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करती? हसन साहब, बात नहीं करती सुनिए, इसके लिए। हसन साहब, क्या ये विवादित बयान जो आते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के नेता की तरफ से आए, चाहे बीजेपी की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए, जेडीयू की तरफ से आए, क्या ये जरूरी है? क्या आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें क्या बोलना है और कब बोलना है? खाली इतना बता दीजिए, क्या ये बयानबाजी जरूरी है? देखिए, विवादित बयान, देखिए विवादित और अविवादित बनाना मीडिया के हाथ में होता है। अगर
फोड़ दिया ठीक रहा मीडिया पे आपने। सुंदरता पे उंगली उठाई कि साहब सुंदर हैं, अच्छी महिला है, खूबसूरत है, उनकी आंखों में क्या चीज नजर आ रही है हमें दिख रही है, हमें वो कहने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ठीक रहा फोड़ दिया आपने मीडिया पे। अंशु अवस्थी जी बात की जो फाइनल कमेंट उस पर एक बार नजर डाल दीजिए। ठीक है। विनय कटियार जी ने जो बात कही उसकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए, उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, हमारी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए। ठीक है, किसी को निर्दोष ठीक है, बस चर्चा को खत्म करने का समय आ गया, फाइनल कमेंट लेने का वक्त आ गया। अंशु अवस्थी जी फाइनल कमेंट चाहूंगी अगर कोई नेता टिप्पणी करता है तो वो कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी फाइनल कमेंट बिल्कुल बहुत संक्षिप्त। जिस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे वो महिलाओं पर टिप्पणी करते हो, बहुत ही शर्मनाक है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का 2014 में मैनिफेस्टो रहा हो, आज कोई भी वादा, कोई भी बात पूरी नहीं हुई है। भाजपा का दोहरा चरित्र एकदम स्पष्ट है। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में इनको पूरे 5 राज्यों में करारा जवाब मिलेगा। और ये लोग बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ से शुरू करते हैं और सुंदरता पे आके खत्म करते हैं। यही मुद्दा रह गए। आपको किसी ने नहीं रोका है, आप जाइए महिलाओं को चुनाव में उतारिए, अच्छी बात है ना, आप उतारो महिलाओं को चुनाव प्रचार में आप। लेकिन जिस तरीके से आपकी दोहरी मानसिकता दिखती है, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी माफ नहीं करेंगे। जान लीजिए भाजपा का पूरे देश बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, चर्चा को खत्म करने का समय आ रहा है। महिलाएं संजीव चौधरी उसका जवाब दीजिएगा। एक लाइन और जोड़ रही हूँ मैं, एक लाइन और जोड़ रही हूँ। वो सवाल तो है, उसमें एक लाइन और है कि जो कटियार जी ने बोला, इससे पहले आप दोबारा डैमेज कंट्रोल पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इतनी खूबसूरत नहीं है, हमारे यहाँ स्मृति ईरानी है जो जहां जाती हैं वहां भीड़ लग जाती है और वो उनसे कई ज्यादा भाषण देती हैं। अब बताइए। अंशु जी और सपा नेता को मैं दोनों को बताना चाहता हूँ, हम लोग देश की बेटियों को देवी की तरह मानते हैं, देवी की तरह पूजते हैं। हम लोग गंगा मैया की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, हम तिरंगे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। और आप लोग याकूब मेमन को मानते हैं। अगर आप लोग इराक में कोर्ट उसको छुड़वाने के लिए जा सकते हैं, आप लोग ओसामा बिन लादेन की मौत पर आंसू बहा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वोट करेगी या बलात्कारियों को वोट करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता गंगा साफ करने वालों को वोट करेगी। चंद सेकंड रह गए हैं, चंद सेकंड रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारत माता का सिर झुकने नहीं देंगे, नहीं झुकने देंगे। वाले मोदी जी को वोट करेगी या तुम्हारे कहने वाले इंशाल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे तुम्हें वोट नहीं करेगी? फिर आप आ गए गलत जगह पर। फिर यही समस्या है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि स्मृति ईरानी जहाँ जाती है वहाँ भीड़ लग जाती है, प्रियंका गांधी से ज्यादा सुंदर है, इसका मतलब क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, जो आप स्मृति ईरानी जी का नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़ी लीडर हैं और बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार रही हैं। अच्छा। वो अपने आप में जहाँ जाती है मुझे लगता है इस तरीके के बयानबाजी जो है ना, इन पर सबसे ज्यादा शर्म आती है पार्टी के अपने नेताओं को आनी है। भीड़ वहाँ लगेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के काम करती है, लोगों के काम आती है, वो देश की बयानबाजी भी करती है। बयानबाजी भी करती है। जल्दी से एक फाइनल कमेंट चाहूंगी सुरेंद्र स्वामी जी आपसे। चर्चा नहीं, मेरा तो यही कहना है कि विनय कटियार जी का बयान बहुत गलत था और उन्होंने कांग्रेस की दुखती रग पे वो छेड़ दिया। लेकिन इन्होंने सारे दिन ये जो चर्चा की उसमें क्या हुआ कि इनको जो एक इनिशिएटिव मिलना था वो खत्म हो गया, पब्लिक को पता लग गया ये सब एक से सब मामले नंगे हैं। बिल्कुल। संदीप चौधरी जी उसका कोई फायदा आज नहीं हुआ। नाम में जवाब दे दीजिए। विनय कटियार का बयान जो है शर्मनाक लगता है आपको या नहीं लगता? हाँ, नाम में जवाब दीजिए। विनय कटियार जी का मैंने अभी पूरा सुना नहीं। चलिए कोई बात, फिर आप आ गए वापस वहीं पर, लूप होल छोड़ देते हैं आप। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो पूरी की पूरी बयानबाजी है बेहद शर्मनाक है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी जरूरी है? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? एक तरफ महिलाओं को देवी मानते हैं, भगवान के समान उनकी पूजा करते हैं, मत कीजिए, सिर्फ इंसान जैसी इज्जत दे देंगे वही काफी होगा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.